Hello, dear students. I hope and pray you all are quite fine. Well, children, let's do today the back exercises and question answers of chapter 15, Begum Hazrat Mahal. Let's start with the revision of the Shabdarth. Page number 127. पहला शब्द है अनगिनत, means असंख्य, uncountable. षड्यंत्र means साजिश, means conspiracy. हुकूमत शासन, रूल. टूट पड़ी, हमला किया, अटैक्ड. रन बांकुरों, युद्ध कला में निपुण वीर, यू कैन से ब्रेव सोल्जर्स. कब्जा अधिकार, मीन्स कैप्चर और ऑक्यूपाई. फतह विजय, जीत, मीन्स विक्ट्री. सरप्रस्त मीन्स संरक्षिका, यू कैन से बैकर और गार्डियन. शिकस्त हार, डिफीट. महफूज सुरक्षित, सेफ. आगे हैं मुहावरे. पहला मुहावरा है जान की बाजी लगाना, मतलब जीवन को दांव पर लगाना. ले डाउन वंस लाइफ. आगे है ईंट से ईंट बजा देना, तहस नहस करना, डिस्ट्रॉइंग कंप्लीटली. घुटने टेक देना, हार मान लेना, मीन्स एक्सेप्टिंग डिफीट. देन उम्मीद टूट जाना, आशा समाप्त हो जाना, लूज होप. देन हौसला बुलंद होना, हिम्मत बढ़ जाना, मीन्स गेट अप करेज और गेटिंग इंस्पायर्ड. पैर उखड़ना, दुश्मनों के सामने टिक ना पाना, मीन्स इनएबिलिटी टू स्टैंड बिफोर एनिमीज. देन लोहा लेना, मीन्स मुकाबला करना, मीन्स कन्फ्रंटिंग और फेसिंग द एनिमी. इसके आगे हैं कठिन शब्द फॉर श्रुतलेख, मीन्स डिक्टेशन. दिस यू कैन प्रैक्टिस योर सेल्फ. आगे हैं पाठबोध. इसके अंतर्गत हैं प्रश्नों के उत्तर. पहले हैं मौखिक प्रश्न. क अवध के नवाब कौन थे? उत्तर अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे. ख बचपन में बेगम का क्या नाम था? उत्तर बचपन में बेगम का नाम मोहम्मदी खानम था. ग विद्रोही फौज ने किस गांव के पास अंग्रेजों को शिकस्त दी? उत्तर विद्रोही फौज ने चिन्हट गांव के पास अंग्रेजों को शिकस्त दी. बेगम नेक्स्ट है बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों की पेंशन क्यों ठुकरा दी? उत्तर बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों की पेंशन इसलिए ठुकरा दी क्योंकि वे उनकी बात मानकर अवध की आज़ादी का सौदा नहीं करना चाहती थीं. अगला प्रश्न किसकी सलाह मानकर बेगम हजरत महल ने नेपाल में शरण ली? उत्तर अपने सेनापति की सलाह मानकर बेगम हजरत महल ने नेपाल में शरण ली. नेक्स्ट भारत सरकार ने बेगम हजरत महल के सम्मान में डाक टिकट कब जारी किया? उत्तर भारत सरकार ने बेगम हजरत महल के सम्मान में 10 मई 1984 को डाक टिकट जारी किया. इसके बाद हैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न. इसके अंतर्गत सबसे पहले है उचित विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाएं. क बेगम का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ दिए गए विकल्पों में मीन्स ऑप्शंस में से आपने सही विकल्प को चुनना है. तो इसका सही विकल्प है फैजाबाद में. अगला प्रश्न है अंग्रेज सरकार बेगम से संधि इसलिए करना चाहती थी क्योंकि
क्योंकि इन ऑप्शंस में से थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज बेगम को साथ में मिलाए ना जाने तक अवध में विद्रोह के स्वर फूटते रहेंगे। अगला है, नवाब वाजिद अली शाह का समर्पण करना किसे उचित नहीं लगा? तो फॉर दिस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज बेगम हजरत महल को। और इसमें अगला है, सरप्रस्त शब्द के लिए हिंदी का उचित समानार्थी शब्द है, दैट इज सेकंड ऑप्शन संरक्षक। सो देन अगला है, बेगम हजरत महल की हार का मुख्य कारण क्या था? तो दिस इज अगेन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, अंग्रेजी तोपों का सामना ना कर पाना। सो आफ्टर दिस आगे है लिखित प्रश्न। इसके अंतर्गत पहले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। क, मोहम्मदी खानम बेगम कब बनी? उत्तर, अवध के नवाब वाजिद अली शाह से निकाह होने के बाद मोहम्मदी खानम बेगम हजरत महल बनी। ख, किसके नेतृत्व में अवध के सैनिक विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए? उत्तर, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में अवध के सैनिक विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए। ग, लखनऊ पर विद्रोही सेना का कब्जा किस प्रकार हुआ? उत्तर, बेगम के नेतृत्व में अवध की विद्रोही सेना पूरी ताकत और तैयारी के साथ अंग्रेजों पर टूट पड़ी। घमासान युद्ध के बाद अवध के देश प्रेमी रन बांकरों के आगे अंग्रेजी फौज ने घुटने टेक दिए। इस प्रकार जीत का जश्न मनाती हुई विद्रोही सेना ने लखनऊ पर कब्जा कर लिया। अगला है, बेगम हजरत महल ने किस प्रकार अवध की जनता का दिल जीत लिया? उत्तर, बेगम ने एक कुशल सम्राज्ञी की भांति घूम घूम कर राज्य का दौरा किया और लोगों की समस्याएं समझकर उन्हें दूर करने के उपाय किए। उनकी कार्यकुशलता और प्रबंधन से अवध की जनता बहुत प्रभावित हुई। इस प्रकार बेगम हजरत महल ने अवध की जनता का दिल जीत लिया। अगला प्रश्न है, अवध की रियासत अपने हाथों से गंवाने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? उत्तर, अवध की रियासत अपने हाथों से गंवाने के बाद अंग्रेज चुप नहीं बैठे। उन्होंने 1858 ईस्वी में फिर अवध पर हमला किया और इस बार जीत हासिल की। अगला प्रश्न, बेगम हजरत महल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तर, बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ में स्थित है। आगे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क, बेगम हजरत महल को वाजिद अली शाह की कौन सी बात नहीं सुहाई? उत्तर, अवध के नवाब वाजिद अली शाह अस्वस्थ होने के कारण अंग्रेजों का विरोध ना कर पाए और उनके आत्मसमर्पण कर देने पर उन्हें अवध से कलकत्ता भेज दिया गया। बेगम हजरत महल को उनका अंग्रेजों से लोहा लिए बिना ही आत्मसमर्पण कर देना नहीं सुहाया। अगला प्रश्न है, बेगम का साथ किसने दिया? उन्होंने जनता का हौसला किस प्रकार बुलंद किया? उत्तर, अवध की जनता, वहाँ के किसान, व्यवसायी और सैनिक सबने बेगम का साथ दिया। बेगम ने अवध की सेना को ललकारते हुए कहा कि अवध हमारा राज्य है, हम यहाँ अंग्रेजी हुकूमत को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेगम के इस प्रकार उत्साहित करने पर जनता का हौसला बुलंद हो गया। अगला प्रश्न, बेगम हजरत महल की लोकप्रियता का वर्णन कीजिए। उत्तर, लखनऊ फतह ने अवध के सैनिकों, जनता और किसानों के मन में बेगम के लिए सम्मान और आदर की भावना जगा दी। बेगम ने भी कुशल सम्राज्ञी की भांति घूम घूम कर राज्य का दौरा किया, लोगों की समस्याएं समझी
और उन्हें दूर करने के उपाय किए। बेगम हजरत महल की कार्यकुशलता और प्रबंधन से अवध की जनता बहुत प्रभावित हुई। वह बेगम के इशारों पर उठने बैठने लगी। इस प्रकार बेगम बहुत लोकप्रिय हो गई। ऐसी लोकप्रियता इससे पहले किसी भी शासक को प्राप्त नहीं हुई थी। अगला प्रश्न, अंग्रेज सरकार ने संधि प्रस्ताव में रानी को क्या संदेश भेजा? उत्तर, अंग्रेज सरकार ने संधि प्रस्ताव में रानी को संदेश भेजा कि अंग्रेज सरकार अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के उनके गुनाह को माफ कर देगी। उनके गुजारे के लिए उन्हें पेंशन के रूप में अच्छी खासी रकम देगी और उनके बेटे की पढ़ाई लिखाई का पूरा बंदोबस्त करेगी। अगला प्रश्न, बेगम ने अंग्रेजों के प्रस्ताव को ठुकराते हुए क्या कहा? बेगम ने अंग्रेजों के प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि वे अवध की आज़ादी और हिफाजत के लिए मैदाने जंग में लड़ते लड़ते कुर्बान हो जाएंगी, पर अवध की आज़ादी का सौदा नहीं करेंगी। बेगम हजरत महल की हार वास्तव में उनकी हार नहीं थी। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने विचार समझाकर लिखिए। उत्तर, हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं। बेगम हजरत महल एक स्वाभिमानिनी और बहादुर महिला थीं। उन्होंने अपने पति के आत्मसमर्पण करने पर भी अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट बजाने की कसम खाई और अपने चुनौती भरे शब्दों से अवध की जनता में जोश भरकर अपनी इस विद्रोही सेना की सहायता से उन्होंने अंग्रेज़ों को लखनऊ छोड़ने पर विवश कर दिया। अंग्रेज़ों ने जब फिर से अवध पर हमला किया तो साधन संपन्न अंग्रेजी सेना की तोपों के आगे अवध के सैनिक कुछ कमज़ोर पड़ गए। इसी प्रकार बहराइच के किले पर भी बेगम ने अंग्रेजी सेना का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ मुकाबला किया, पर कुछ गद्दारों के कारण बेगम यह युद्ध जीत ना पाई और पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए उन्हें नेपाल नरेश की शरण लेनी पड़ी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हालातों से विवश होकर बेगम को हार का सामना करना पड़ा। तो प्रश्न उत्तरों के बाद हैं, अगला है विषय व्याकरण बोध। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कर्मधारय समास। इससे पहले आपको समास क्या है वह जानना चाहिए। समास मीन्स इन इंग्लिश इट इज़ कंपाउंड, मीन्स बड़ी बात को अधिक शब्दों के स्थान पर कम शब्दों में कहना, संक्षेप में कहना, दैट इज समास। आप यह टॉपिक इस पर भी मैंने समास विषय पर भी अपनी एक वीडियो बनाकर अपने इसी चैनल पर अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ से इसको डिटेल में सीख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। तो हम यहाँ से पहले पढ़ते हैं कर्मधारय समास। जिस समस्त पद में उपमेय और उपमान संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है, पर यहाँ पर इन्होंने इनकम्प्लीट लिखा है। यहाँ पे उपमेय और उपमान संबंध के साथ साथ इस समास में विशेषण विशेष्य संबंध भी होता है, और क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने दो एग्जाम्पल्स दी हैं वो विशेषण विशेष्य संबंध की ही दी हुई हैं, उपमान उपमेय वाली नहीं दी। तो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे पहली उदाहरण है महादेव। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे, विग्रह करना मीन्स अलग करके लिखना, तो महादेव इस समास जब अलग करके लिखा तो ये अधिक शब्दों में हमने बात कही है। महान है जो देव, तो इतने चार शब्दों के स्थान पर हमने इसको एक शब्द में कहा महादेव, तो यह है समास। और ये है विशेषण विशेष्य संबंध, मीन्स महान इज विशेषण और किसकी विशेषता बताई जा रही है, देव की, तो वो है विशेष्य। इसी प्रकार नीलकमल, तो ये भी इसका जब हम विग्रह करेंगे, इसको जब अलग करके लिखेंगे इन दो शब्दों को, एक समास शब्द को, इस समस्त पद को जब हम विग्रह करेंगे तो ये बनेगा नीला है जो कमल। तो इसका मतलब है नीला जो है विशेषण है और कमल किसकी विशेषता बताई जा रही है, कमल की। ये कमल कैसा है, नीला।
तो कमल इज विशेष्य। तो यहाँ पे इन दोनों उदाहरणों में विशेषण विशेष्य संबंध है। तो उपमान उपमेय संबंध के लिए आप क्या उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि चंद्रमुखी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं उपमान उपमेय मतलब चंद्र के समान मुख वाली, जिसका मुख चंद्र के समान है। तो यहाँ पे मुख की तुलना चंद्र से की गई है, तो चंद्र इज उपमान और किसकी तुलना की गई है, मुख की, तो दैट इज उपमेय। तो यहाँ पे इन्होंने परिभाषा में तो लिख दिया उपमान उपमेय, पर उदाहरण दी है विशेषण विशेष्य संबंध की। तो मैंने आपको दोनों बातें समझा दी हैं, और डिटेल के लिए आप मेरा वह उस चैनल उस टॉपिक को मेरे इसी चैनल पर देख सकते हैं, समास विषय को। अगला है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान नहीं होते अपितु तीसरे विशेष अर्थ की प्रधानता होती है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, इसका विग्रह करेंगे तो 10 सिर हैं जिसके, अर्थात रावण। तो यहाँ पर हम ना तो पहले पद की कोई प्रधानता है, ना दूसरे पद की, ना दश की, ना आनन की। किसकी बात हम कर रहे हैं, जिसके 10 आनन है। आनन मीन्स चेहरा, फेस, तो दैट इज रावण। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। इसी प्रकार गजानन, गज जैसा या गज के समान मुख है जिनका, अर्थात गणेश। तो यहाँ पर हम किनकी बात कर रहे हैं, श्री गणेश की, गजानन। तो दिस इज बहुव्रीहि समास। आगे अब उन्होंने आपको करने के लिए क्या कहा है, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। समस्त पद मीन्स जब हम अधिक शब्दों में बात को समास बनाकर लिखते हैं उसको समस्त पद कहते हैं। मैं समास एंड समस्त पद इज सेम थिंग। तो शब्द है समस्त पद क्या है, कमल नयन। तो इसका जब विग्रह करेंगे, इसको अलग करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, कमल के समान नयन। तो ये कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास। तो अगला है चंद्रशेखर। चंद्र है सिर पर जिनके, अर्थात भगवान शंकर। तो यहाँ पर हम किसकी बात करें, तीसरे ना तो ये यहाँ पर पहला या दूसरा पद प्रधान है, यहाँ पर हम किसी अन्य की बात कर रहे हैं, दैट इज भगवान शंकर। दिस इज बहुव्रीहि समास। ऐसे ही देहलता, देह रूपी लता। तो देह कैसी, लता के समान, तो देह रूपी लता, दिस इज कर्मधारय। अगला है चक्रधर, चक्र धारण किया है जिसने, तो दैट इज बहुव्रीहि। हम बात करें जिसने चक्र धारण किया है, तो दैट इज भगवान विष्णु। इसी प्रकार चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। तो हम तुलना मुंह की जो है, मुख की तुलना कर रहे हैं चंद्र के साथ, तो दिस इज कर्मधारय। मयूर वाहन, तो हम यहाँ पे मयूर है वाहन जिनका, इस ढंग से इसका विग्रह करेंगे, अर्थात भगवान कार्तिकेय। तो यह है बहुव्रीहि। उसके अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। तो यहाँ पर वाक्य में कुछ अशुद्धियाँ हैं, उसको आपने शुद्ध करके फिर से वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला जो वाक्य है, अवध की जनता उनका साथ होने लगी। या तो इसको लिख सकते हैं अवध की जनता उनके साथ होने लगी, उनके साथ। अन्यथा जैसे मैंने लिखा है, अवध की जनता उनका साथ देने लगी, होने लगी नहीं, देने लगी। अगला वाक्य, लखनऊ फतह ने वजीरों और सैनिकों की दिल जीत लिया। की दिल जीत लिया नहीं, का दिल जीत लिया। लखनऊ फतह ने वजीरों और सैनिकों का दिल जीत लिया। तीसरा वाक्य है, बेगम हजरत महल का सेनापति का हकीकत समझते देर ना लगी। तो इसमें बहुत सी कारक संबंधी अशुद्धियाँ हैं। तो ये वाक्य कैसे होगा, बेगम हजरत महल के सेनापति, का सेनापति नहीं, के सेनापति, का हकीकत नहीं, को हकीकत, समझते देर ना लगी। तो वाक्य क्या बना, बेगम हजरत महल के सेनापति को हकीकत समझते देर ना लगी। अगला वाक्य है, अंग्रेज उनका लोकप्रियता से जलने लगी। नो, दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पे होएगा अंग्रेज उनकी, उनका लोकप्रियता नहीं, उनकी लोकप्रियता से जलने लगे, लगी नहीं, लगे। तो दिस इज द करेक्शन। देन फिफ्थ इज, अंग्रेजों को ऐसा निर्भीक उत्तर की अपेक्षा नहीं था। तो कैसे ये वाक्य शुद्ध होगा, अंग्रेजों को ऐसा नहीं, ऐसे निर्भीक उत्तर की अपेक्षा नहीं थी, नहीं था नहीं, नहीं थी।
इसके बाद है अगला प्रश्न, उचित कारक चिन्हों द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। तो ये कारक भी, कारक मीन्स केस, ये भी मैंने अपने इसी चैनल पर कारक विषय भी डिटेल से समझाया हुआ है ऑलरेडी, तो आप वाला चैप्टर खोलकर, वाली वीडियो खोलकर देख सकते हैं। तो इसमें हम कारक चिन्हों को कैसे भरेंगे? पहला है सफ़र डैश उनका बेटा साथ था, तो सफ़र में उनका बेटा साथ था। अगला है सेनापति, यहाँ पर आएगा ने कहा। अंग्रेज़ों से, तो यहाँ पर मैंने भरा से, अंग्रेज़ों से अवध की बागडोर हासिल करने के लिए आपका महफूज रहना ज़रूरी है। तो मैं भरकर ही बोल रही हूँ वाक्य। अगला है यहाँ पे कारक, ये सब कारक हैं जो मैंने फिल किए हैं, कारक चिन्ह। तो इसके अगला है नवाब वाजिद अली शाह का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अगला है अपनी सेना की हार होते देखकर रानी ने चालाकी से काम लिया। अंतिम वाक्य है बेगम हजरत महल के सेनापति को हकीकत समझते देर न लगी। इसके बाद तीसरा है प्रश्न है निम्नलिखित उर्दू शब्दों का हिंदी के समानार्थी शब्दों से मिलान कीजिए। तो मतलब कि यहाँ पे इस वाक्य, इस पाठ में बहुत से उर्दू शब्द आए हैं, तो उनके स्थान पर हिंदी शब्द क्या हो सकते हैं उनके सेम अर्थ वाले, तो वो हमने मैच करने हैं। तो पहला शब्द है यहाँ पर हिफाजत, तो इसका मतलब होता है सुरक्षा, तो मैंने एरो बनाकर उसको दिखाया आपको। फिर है सफ़र, सफ़र मीन्स यात्रा, तो मैंने वो ग्रीन एरो से दिखाया है। फिर है गैर मामूली, इसका अर्थ है असाधारण, मीन्स यूनिक, स्पेशल। हौसला मीन्स हिम्मत, तो ये मैंने नीचे 7th वाला जो है वो इसका आंसर है। उसके बाद है गुनाह, गुनाह मीन्स अपराध, ये अंतिम शब्द जो है राइट साइड। फिर है बंदोबस्त, इसका मतलब है प्रबंध, ये पहला शब्द है राइट साइड, जो ये शब्द हिंदी के हैं। उसके बाद है इनकार, इनकार का मतलब मनाही, सेकंड वर्ड राइट साइड। और अंतिम लेफ्ट में जो शब्द है कुर्बानी, इसका अर्थ है बलिदान, तीसरा शब्द राइट साइड। तो इनके बाद है चौथा प्रश्न वाक्य भेद। तो वाक्य भेद, वाक्य भी मीन्स टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो सरल मीन्स सिंपल सेंटेंस, मिश्र मीन्स कॉम्प्लेक्स्ड सेंटेंस एंड संयुक्त मीन्स कंबाइंड सेंटेंस। तो यहाँ पर इन्होंने संक्षेप में इनका परिचय भी दिया, ये भी आप देखें। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया होती है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं स्कूल जाती हूँ या मैं पढ़ती हूँ, तो यहाँ पर पढ़ती हूँ या जाती हूँ, ये क्या है वर्ब, तो एक ही वर्ब है इस वाक्य में, एक ही क्रिया है, तो दिस इज सिंपल सेंटेंस। जिन वाक्यों में एक वाक्य गौण वाक्य दूसरे वाक्य प्रमुख वाक्य पर निर्भर करता है, तो गौण मतलब जो नॉट मेन सेंटेंस, मुख्य वाक्य मीन्स मेन सेंटेंस, तो गौण वाक्य जो उसको सपोर्ट करता है उस पर, वो मेन पर वो निर्भर करता है, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स्ड सेंटेंस। जब दो स्वतंत्र वाक्यों के बीच में योजक मीन्स समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मीन्स योजक मीन्स लिंकर्स और कंजंक्शंस, तो उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। अब उन्होंने एक एक एग्जाम्पल भी दिए, लेट्स सी। राम घर जाता है, तो घर जाता है इज वर्ब, एक ही क्रिया है इस वाक्य में, सो दिस इज सरल वाक्य। तो मिश्र का क्या एग्जाम्पल है, वैभव चाहता है कि वह इंजीनियर बने, तो वैभव चाहता है, क्या चाहता है, हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है, इट मीन्स दिस इज इनकम्प्लीट जब तक हम इसका सेकंड पार्ट नहीं लिखेंगे कि वह इंजीनियर बने, तो दिस इज कॉम्प्लेक्स्ड मिश्र वाक्य। इसी प्रकार तीसरा है रोहन घर गया, ओके, वहाँ कोई ना था, तो ये 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है। रोहन घर गया, तो मन में कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न हो रहा कि ओके ही वेंट होम, रोहन वेंट टू होम। तो उसके बाद वहाँ कोई ना, देयर वॉज नोबडी, तो दीज आर 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, पर हमने लिंकर के साथ, लिंकर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर बट, परंतु मतलब बट, एंड,
और ये सब लिंकर्स होते हैं, कंजंक्शंस। तो कोई भी सुटेबल लगाकर हम दो वाक्यों को एक जब बनाते हैं, दैट इज कंबाइंड सेंटेंस, हमने उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब आपने नीचे लिखे वाक्यों के प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ उन्होंने करने के लिए दिए हैं वाक्य, तो आपने उनके प्रकार लिखना है कि ये सरल है, मिश्र है या संयुक्त है। तो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आई विल रीड वंस। बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों पर आक्रमण किया। तो दिस इज, इसमें एक ही क्रिया है, आक्रमण किया, तो दैट इज सरल वाक्य। देन सेनापति ने बेगम हजरत महल को समझाया कि अंग्रेज़ों की सेना बहुत बड़ी है। तो सेनापति ने बेगम हजरत महल को समझाया, क्या समझाया, हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। तो उसका उत्तर हमें जब तक अगला पार्ट नहीं लिखेंगे तो दिस इज इनकम्प्लीट। तो ये वाक्य दूसरे पर डिपेंड करता है, पूरी ये इंडिपेंडेंट नहीं है। सो दिस इज मिश्र वाक्य। आगे है, बेगम हजरत महल अपने सेनापति का विरोध ना कर सकीं। ओके, दिस इज वन सेंटेंस। और अपने बेटे को लेकर नेपाल चली गईं। तो यहाँ पर और यदि हम इसको भी इंडिपेंडेंट मानेंगे, वे अपने बेटे को लेकर नेपाल चली गई। तो 2 इंडिपेंडेंट वाक्य थे, पर हमने और लगाकर इन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक कर दिया। तो ये है कंबाइंड, संयुक्त वाक्य। चौथा वाक्य है, अवध के लोग उस महान हस्ती को याद करते हैं। तो इसमें याद करते हैं, ओनली वन वर्ब इज देयर, सो दैट इज सरल वाक्य। और अंतिम वाक्य है, दूसरे युद्ध में बेगम हजरत महल की सेना बड़ी वीरता से लड़ी। ओके, दिस इज वन सेंटेंस। अंग्रेज़ों की तोपों के आगे उनकी एक ना चली। तो यहाँ ये है एक दूसरा वाक्य। तो हमने इन दोनों वाक्यों को परंतु से जोड़ दिया। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट वाक्य थे, दोनों अपने आप में कंप्लीट थे, परंतु हमने इनको फिर भी परंतु के साथ, एक लिंकर के साथ जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया। सो दिस इज संयुक्त वाक्य। So children, that's all about this lesson. We'll meet soon with some other topic. Bye bye, take care.